शक की सुई हमेशा बहू पर ही आकर क्यों अटक जाती है। अरे लड़कियों, तुम्हारा तैयार होना कब खत्म होगा। घुड़चढ़ी का वक्त होने को आ गया है और तुम लोगों का सजना संवरना ही पूरा नहीं होता। केतकी बहू, तुझे तो रमन को काजल लगानी है, जल्दी से आजा तैयार होकर। आज कांता जी के छोटे बेटे की शादी थी। कांता जी अपने घर की बहू बेटियों को आवाज़ लगा रही थीं, जो खुद भी आज दुल्हन से कम नज़र नहीं आना चाहती थीं। तभी उनकी छोटी ननद सारिका बदहवास से उनके पास आकर बोली, अरे भाभी, पहले जाकर अपनी ईशा बेटी को तो संभाल लो, बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कांता जी, क्यों जीजी, क्या हुआ ईशा को? कांता जी ने घबराते हुए पूछा। भाभी, बेचारी का चंद्रहार पता नहीं किसने चुरा लिया है। अभी नई नई शादी हुई है बेचारी की, ससुराल वालों से क्या कहेगी, और ससुराल वाले भी तो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हाय हाय, हमारी तो नाक ही कट जाएगी समझाने में। भाई की शादी में बहन आई है और इतना बड़ा नुकसान हो गया उसका। ननद की बातें सुनकर कांता जी हैरान थीं, लेकिन उन्हें भी बेटी का सामान खो जाने की चिंता होने लगी। वो तेज कदमों से चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ीं, जहाँ उनकी दोनों बेटियाँ और तीनों नंदें तैयार हो रही थीं। पीछे पीछे उनकी छोटी ननद भी आ रही थी। सामने उनकी छोटी बेटी ईशा आंख सुजाए बैठी हुई थी। माँ को देखते ही वह फिर से रो पड़ी। माँ, देखो ना, मेरा चंद्रहार नहीं मिल रहा है। मैं तो भाई की शादी में पहनने के लिए बड़ी मुश्किल से सासू माँ की तिजोरी से निकलवा कर लाई थी। सासू माँ तो बार बार यहाँ लाने से मना भी कर रही थी। अब क्या कहूँगी उनसे जाकर। बहुत परेशान हूँ माँ मैं। कांता जी बेटी की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन फिर भी ईशा को ढाढ़स बंधाते हुए बोली, अरे बेटा, ध्यान से देख, यहीं कहीं होंगे। घर से चीज़ भला कहाँ जाएगी। तेरी अटैची अच्छे से देख ले एक बार फिर से, वहीं पर ही होगी। ईशा, माँ, मैंने सब कुछ देख लिया है, कहीं नहीं है। सुबकते हुए ईशा बोली, हाँ भाभी, बेचारी 1 घंटे से ढूंढ रही है, पता नहीं किसकी नीयत डोल गई। मुझे तो पता है, यदि मायके में कोई गहना खो जाए तो ससुराल में कितनी उलाहने सुनने पड़ते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा ना, जब एक बार मेरी अंगूठी यहाँ खो गई थी। कांता जी की मंझली ननद मुंह बनाते हुए बोली। ननद की बात सुनकर कांता जी का मन कसैला हो गया। वो कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी ननद बोल पड़ी, अरे अब बातें ही करती रहोगी, यहाँ हमारी लाडो ईशा का हार भी ढूंढना है। ईशा बिटिया, तू जाकर केतकी बहू से पूछ। हम सब तो इस घर की बेटियां हैं, एक वही है जो पराए घर से आई है। बड़ी ननद की बात सुनकर कांता जी से रहा नहीं गया। उन्होंने झट से बोला, नहीं जीजी, मेरी बहू से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो बहू है इस घर की, कोई चोर नहीं है। घर में कुछ भी नुकसान हो या कोई सामान गुम हो जाए तो शक की सुई हमेशा घर की बहू पर ही आकर क्यों अटक जाती है। नंदों को अगर भाभी पर इतना ही शक रहता है तो वो अपना कीमती सामान लेकर मायके क्यों आती हैं। उन्हें क्या ज़रूरत हो जाती है अपना कीमती सामान लेकर मायके आने की। लेकिन भाभी, हार तो गुम हुआ है ना, तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी भतीजी का हार चुराया है। बड़ी ननद बिफरते हुए बोली, जीजी, मैंने नहीं कहा कि हार आपने या किसी और ने चुराया है। और हाँ मंझली जीजी, आप जो भी बता रही थी कि आपकी अंगूठी यहाँ खो गई है, तो आपको ये भी याद होगा कि उसके खो जाने का सीधा इल्ज़ाम आपने और माँ जी ने मुझ पर लगाया था उस समय। लेकिन बाद में वो अंगूठी आपको बाथरूम में ही मिली थी, जो आपने ही नहाते वक्त निकाल कर रख दी थी। और हाँ बड़ी जीजी, आपको भी याद होगा जब आप अपनी बनारसी साड़ी धोबी को इस्त्री करने के लिए देकर भूल गई थी, और उस साड़ी को ढूंढने के लिए आपने मेरी अलमारी और संदूक सब कुछ खंगाल लिया था। मेरे बार बार मना करने पर भी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं लिया, फिर भी आप लोगों ने मेरे कमरे की तलाशी ली थी। आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ था उस समय। ऐसे ही पता नहीं कितनी बातें इस घर में हुई थीं, जिसका सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया जाता था, और झूठा साबित होने पर भी किसी को कोई शर्म या पछतावा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो बहू थी ना, जो पराए घर से आई थी। किसी को याद शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरे दिल पर क्या बीतती थी उस समय। जिस घर को मैं अपना समझकर सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी, उस घर में ही खुद को सबसे पराया समझने लगी थी, जिसे बिना किसी गलती के हर बार चोर, लापरवाह और न जाने क्या क्या साबित कर दिया जाता था।
आज कांता जी के मन में जमा हुआ वर्षों का लावा फट पड़ा था, जिसकी गर्मी से बचने के लिए उनकी तीनों नंदों को कोई जगह नहीं नजर आ रही थी। थोड़ी देर सांस लेने के बाद कांता जी फिर से बोली, खैर, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी कटघरे में खड़ा नहीं होने दूंगी। ये घर मेरी बहुओं का भी है और अपने ही घर में मैं उन्हें चोर नहीं कर सकती। मैं अपनी बहू को अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसी है। अरे, उससे तो अपने खुद के गहने भी नहीं संभलते, वो भी उसने मेरी ही अलमारी में रखे हुए हैं। वो क्या किसी और के गहनों पर नज़र डालेगी या किसी और के गहने चुराएगी। और हाँ जीजी, जब बहू से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस घर को और हमें अपना समझे, तो हम भी बहू को पराया क्यों समझे? हमें भी तो बहू को अपना समझना पड़ेगा। सारी नंदे और कांता जी की दोनों बेटियां चुपचाप कांता जी का मुंह ताक रही थीं। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बहू केतकी भरी आंखों से अपनी सास पर गर्व कर रही थी, जिन्होंने उसके आत्मसम्मान पर कोई आँच आने नहीं दी। यह सब बात सुन अभी चल ही रही थी कि तभी ईशा का पति विनोद कमरे में आया और ईशा को एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, ईशा, ये लो तुम्हारा चंद्रहार। जब माँ ने तुम्हें टोक दिया था कि इतना भारी हार शादी वाले घर में ले जाकर क्या करोगी, तो तुमने गुस्से में आकर यह हार वहीं टेबल पर पटक दिया था और बाद में रखना भूल गई थी कि इसे अटैची में रखना है। दामाद की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। ईशा झेपते हुए बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी। माँ जी के टोकने पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये हार निकालकर वहीं रख दिया था। कांता जी का सर आज सबके सामने गर्व से ऊंचा हो गया था। उनका विश्वास आज जीत गया था और उनकी नंदों को अपने किए का शायद कुछ तो अंदाज़ा आज हो गया था। उन्होंने चुपचाप खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने समय में उन्हें जो करना था वो कर लिया, लेकिन भाभी पर इल्ज़ाम लगाने की ये परंपरा अब आगे इस घर में चलने वाली नहीं है। इतनी देर होते देख कांता जी के पति भी वहाँ आ गए और ताना देते हुए बोले, तुम औरतों को तो तैयार होने में पता नहीं इतना वक्त क्यों लगता है। अरे, शादी तो दूल्हा दुल्हन की होने वाली है, तुम लोगों को कौन देखेगा वहाँ। अब चलो जल्दी, नहीं तो तुम्हारे बिना ही हम बारात लेकर निकल जाएंगे। इतनी देर हो रही है और तुम लोगों का सजना संवरना अभी बाकी ही है। सब फटाफट अपना अपना सामान समेटकर शादी में शरीक होने के लिए चल पड़े। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।